आज हम क्लास 12th का जो 10 चैप्टर चल रहा था जीवाणु, उसी में आगे बात करते हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन पहले पढ़े थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल मिलेगा। आपको ग्लूकोज बनानी है CHO, CHOH4, CH2OH और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में ये करना है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में O और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करना है, यहाँ से इसके साथ में H के रूप में इस पूरे पदार्थ को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे बच जाएगा CHO और C डबल बॉन्ड O और CH3। ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। एक H निकल गया, बाकी जुड़ जाएगा ऐसे कैसे आके। तो यही कहलाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अगर आपने ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया तो ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण और ग्लूकोनिक अम्ल के ऑक्सीकरण से क्या उत्पाद मिलता है। एक नंबर में पूछ लिया, बताइए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बनता है या फिर ग्लूकोनिक अम्ल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है। तो सैकेरिक अम्ल मिलता है। सैकेरिक अम्ल में क्या होता है कि COOH और नीचे भी COOH, दोनों जगह COOH होता है और ग्लूकोनिक अम्ल में एक जगह ही होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग करना। तो ये इस तरीके से। इसके बाद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोनिक अम्ल और सैकेरिक अम्ल, इनकी संरचना सूत्र आपको याद रख लेने। तो जो हार्वर्त संरचनाएं हैं वो आपको ऐसे याद हो जाएंगी। देखिए, आपको 6 कार्बन बनाने, ठीक है, नीचे CH2OH जोड़ना है सबके, एक सैकेरिक अम्ल को छोड़कर। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इन दोनों में ऊपर CHO ग्रुप जोड़ देने और बाकी सब जगह 3rd नंबर पे OH जोड़ देना है। सब जगह जोड़ दिया, देखिए मैंने 3rd नंबर पे OH। और क्या करना है, इस जगह जहां OH जोड़ा है उसके अलावा बाकी सब नंबर पे OH दूसरी तरफ जोड़ देंगे आप, और जहां बचे वहां पे HH जोड़ देंगे। इस तरीके से करना है। तो ये ग्लूकोज की संरचना बन गई। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की संरचना में अंतर क्या होता है कि इसमें 3rd नंबर के कार्बन और 4th नंबर के कार्बन, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। 3rd नंबर के कार्बन और 4th नंबर के कार्बन में इस तरफ, मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ OH ग्रुप जुड़ जाते हैं और बाकी जगह OH, 2nd और 5th नंबर पे OH दूसरी तरफ होते हैं और फिर ये H जोड़ देते हैं बाकी बचे हुए में। उसके बाद में फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में 2nd नंबर के कार्बन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कीटोन ग्रुप जुड़ जाता है। इसी कारण हमने बात करी थी, ये भी C612O6 होते हैं, H12O6, और ये भी C6H12O6 होते हैं। बस इसमें फर्क ये है कि इसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है और इसमें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और H जुड़ते हैं और कीटोन में एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, यानी कार्बन की लंबे लंबे चेन जुड़ जाती है। तो ये कीटोन हो गया। बाकी सब सेम है, CH2OH है, ऊपर CH2OH है और ये C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है इसमें। ग्लूकोनिक अम्ल में क्या होता है कि ग्लूकोनिक अम्ल में ऊपर C डबल OH हो जाता है, बाकी 3rd नंबर पे OH जुड़ता ही है और बाकी 2nd नंबर पे, 4th नंबर पे, 5th नंबर पे OH दूसरी तरफ, और फिर जहां पे कुछ नहीं है वहां पे H जुड़ जाते हैं और बाकी CH2OH वैसे ही। सैकेरिक अम्ल में क्या होता है कि C डबल OH ऊपर भी, नीचे भी C डबल OH, 3rd नंबर पे OH और 2nd और 4th नंबर पे OH जुड़ जाते हैं। तो ये सैकेरिक अम्ल का हो गया। इसके बाद में एक होता है गिलसरैल्डिहाइड। गिलसरैल्डिहाइड क्या है कि इसमें असममित कार्बन होता है, यानी कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे असममित कार्बन कहा जाता है। इसमें अगर OH समूह मेरे राइट हैंड साइड में जुड़ रहा है तो इसको हम D का मतलब अणु का विन्यास, ये है हाइपन, यानी बीच में जो चिन्ह लगता है,
और ये है प्लस, प्लस का मतलब स्मॉल डी, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक है उस हिसाब से, यानी घड़ी की सुई को किस दिशा में घुमा रहा है, तो ये वो है। अगर ओ एच समूह राइट हैंड साइड में जुड़ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और डी रूप आ जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ रहा है तो यहाँ पे एल रूप आ जाता है। ये घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहा है, इसलिए डी हाइपन प्लस गिलिसरैल्डिहाइड नाम है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है तो इसका नाम एल, ये हाइपन और माइनस का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है गिलिसरैल्डिहाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय हावर्त संरचना। एग्जाम में बहुत कम चांस मिलेंगे आपको हावर्त संरचना से क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ग्लूकोज की संरचना किसके समानता रखती है, यानी पाइरेन से समानता रखती है। फ्रक्टोज की संरचना फ्यूरोन से समानता रखती है और ग्लैक्टोज की संरचना भी पाइरेन से समानता रखती है। सिर्फ इतना बताने के लिए। तो इतना क्यों, मैं सीधा आपको कहती पाइरेन से आप हावर्त संरचना बना सकते हैं, तो आपको यूं कंफ्यूजन होता कि आप कैसे पाइरेन से सीधा संरचनाएं बनाएंगे। इसलिए अगर एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्जाम में आप कर लेंगे। आपको स्कूल के टीचर्स नहीं बताएंगे, एक बता के छोड़ देंगे, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए। ग्लूकोज में COOH होता है, CHO लिखते हैं हम उसको। मैंने उसको खोल के लिख दिया तो C डबल बॉन्ड O और H, CHO जुड़ गया। 6 कार्बन चेन हो, कार्बन की चेन है जिसमें 6 कार्बन है, नीचे CH2OH ग्रुप जुड़ गया। अब क्या होता है, पाइरेन का मतलब कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, यानी इसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन ग्रुप जिसमें जुड़ा हुआ हो वो पाइरेन होती है। फ्यूरॉन क्या है कि जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है वो फ्यूरॉन है। फिर ये जो ग्लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज से ही समानता रखता है, इसी कारण इसकी संरचना पाइरेन से समानता रखती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने ये खुली संरचना बना ली। अब ये कार्बन नंबर 5 है, ये इस कार्बन नंबर 5 में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है वो क्या करता है, उसको अगर हम तोड़ें तो O पे तो माइनस चार्ज आ जाता है और H पे प्लस चार्ज आ जाता है, और जो फर्स्ट नंबर कार्बन है उसमें ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस और इस कार्बन पे आ जाता है प्लस। तो फिर H वहां जुड़ जाता है जहां माइनस है और ऑक्सीजन वहां जुड़ जाता है जहां प्लस है, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से कार्बन 5 और कार्बन 1 के बीच में ये ऑक्सीजन जो है ये इस प्रकार ज्वाइंट हो जाता है। अगर OH राइट हैंड साइड में है तो ये D, और चूंकि इस तरीके का रूप है इसलिए इसे हम अल्फा डी ग्लूकोज कह देते हैं। और अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे बीटा डी ग्लूकोज और इसे अल्फा डी ग्लूकोज कह देते हैं। जिसमें राइट हैंड साइड में उसे अल्फा रूप और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे उसे बीटा रूप कह देते हैं। अब कह दे एग्जाम में कि इसकी हावर्त संरचना बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये बस हावर्त संरचना के लिए आपको क्या करना है कि आपको यू बनाना है ऑक्सीजन और यू बेंजीन रिंग बना देनी है। कैसे, इधर से यू लेना है आपको, ये ऑक्सीजन का मतलब है एक जगह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें, और ये यू, तो ये पाइरेन से संरचना समानता रख ली ना, देखिए इसकी। अब क्या होता है, आपको बस यूं लाइनें बना देनी है, जितने जितने जॉइंट है वहां वहां आपको लाइंस बना देनी है यूं खड़ी। ये लाइन क्या बता रही है, बॉन्ड को बता रही है। अब अल्फा डी रूप बनाना है तो क्या करना है कि ये जो आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इनको तो आप ऊपर लिख देंगे, H H OH H, ठीक है, ये आपने ऊपर लिख दिया। और जो इधर वाले रूप है उनको आपको नीचे लिख देना है, OH OH H OH, और ये CH2OH ग्रुप को ऊपर और H को हमेशा नीचे। हर संरचना में CH2OH ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे आ जाता है।
तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉल संरचना बन गई। प्लस इसलिए आया क्योंकि ये घड़ी की दिशा में इसको घुमा रहा है। उसके बाद में अगर बीटा डी रूप कह दे आपको बनाने के लिए ग्लूकोज का, हावर्त संरचना के रूप में, ये कौन सी संरचनाएं हैं? ये हावर्त संरचनाएं हैं और ये खुली संरचनाएं हैं। इसमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला है इसको तो आपको ऊपर लिख देना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले को नीचे लिख देना है। तो ये संरचना बन गई। देखिए OH आ गया, ये H आ गया, ये OH आ गया, फिर ये H आ गया और CH2OH सब में ये ऊपर रहेगा और हाइड्रोजन नीचे रहेगा। तो ये बीटा, इसका नाम है हाइपन, ये भी हाइपन है और फिर ये किसको बता रहा है कि एक प्लस रूप आ गया और एक ग्लूकोपाइरेनॉल, ये वाला हाइपन और प्लस ग्लूकोपाइरेनॉल आ गया। उसके बाद में फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज क्या करता है? इसकी सूत्र है C6H12O6। ये वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये ग्लूकोज क्लॉकवाइज घूमता है। वाम ध्रुवक घूर्णक का मतलब हमेशा वाम ही, यानी इसका जो स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रकाश को घुमाने की क्षमता हमेशा माइनस में ही आएगी इसमें। फिर क्या होता है? इसकी संरचना फ्यूरॉन से समानता रखती है, यानी इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आती है। हमने फ्रक्टोज की संरचना भी पहले पढ़ी, बस उसको यहां लिख देना है। इस बार कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्रिया होती है, वही बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ पे वही OH जुड़ जाएगा आके, और ये जो CH2OH ऊपर था ना, ये हमने इधर जोड़ दिया इसके। चाहे ऊपर जोड़ो चाहे साइड में जोड़ो, बात एक ही है, जुड़ तो इसी कार्बन पे रहा है। तो इस तरीके से ये तो हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज। ये बॉन्ड का O यहां से हट गया और ऊपर जाके यूं इससे बॉन्ड बना रहा है, ये साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अल्फा रूप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा, तो ये बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। अब इसकी संरचना फ्यूरॉन से समानता रखती है, तो फ्यूरॉन का चित्र बना दीजिए और ये यूं खड़े बॉन्ड बना दीजिए, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शो कर दीजिए। CH2OH और H हमेशा CH2OH ऊपर रहता है, ये यूं, और नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाता है। और इसमें क्या करना है कि ये वाले रूप को तो ऊपर लिखना है आपको। ये देखिए CH2OH जुड़ गया। ये जो CH2OH है ना नीचे वाला, ये सबसे लास्ट वाले कार्बन पे हम दिखाते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड को। तो ये CH2OH ऊपर जुड़ गया, ये OH सेकंड नंबर पे जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और फिर ये जो ये हाइड्रोजन है, ये CH2OH ऊपर जुड़ गया और ये हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो ये हमेशा वाम ध्रुवक घूर्णक होता है, इस कारण अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो बस आपको अल्फा रूप और बीटा रूप याद कर लेने, तो ये सारे आप हावर्त संरचनाएं खुद ही बना सकते हैं। फिर अगर बीटा की बनानी है तो ये OH ऊपर जुड़ गया, ये OH ऊपर जुड़ गया, ये H जुड़ गया, और ये इस तरीके से C2HOH और नीचे हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे CH2OH नीचे आ गया इस संरचना के मुताबिक, ठीक है ना। ये यहाँ पे थर्ड नंबर के कार्बन पर H और इधर OH, ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके जो राइट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और इस तरफ जो राइट हैंड साइड में, अगर मैं यूं खड़ी हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस मुताबिक जो इधर जुड़े हुए रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे इस बॉन्ड के, और जो इधर नीचे जुड़े हुए रहेंगे इस तरफ, वो नीचे आ जाएंगे। बस आपको इतना सा करना है। फिर इसी तरह अगर ग्लैक्टोज की संरचना बनानी है तो उसका भी कुछ यही फॉर्मूला होता है, इनके बीच में ये O बॉन्ड आ जाते हैं, तो ये अल्फा डी ग्लैक्टोज और ये बीटा डी ग्लैक्टोज, इनकी संरचनाएं हम यू बना लेते हैं, इधर वाला रूप ऊपर और इधर वाला रूप नीचे आ जाता है। CH2OH और H हमेशा यू रहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से समानता रखता है इसलिए दोनों प्लस रूप हो जाएंगे, बस एक अल्फा रूप हो जाएगा और एक बीटा रूप, क्यों? OH के इस तरफ और इस तरफ जुड़ने के कारण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्टार्च पॉलीसैकेराइड। स्टार्च दो प्रकार के होते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले,
एमिलोज या एमिलोपेक्टिन क्या होता है? तो एमिलोज जो जल में घुल जाता है और एमिलोपेक्टिन जो जल में नहीं घुलता है। लोज तो घुल जाता है, पेक्टिन नहीं घुलता है। ये कम से कम 15 से 20% एविले रहता है, ये 80% घुल जाता है। और ये अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां जब मिल जाती हैं तो ये एमिलोज और एमिलोपेक्टिन बनते हैं। ये तो अशाखित होती है, यानी जिसमें कोई शाखन नहीं है, और एमिलोपेक्टिन में शाखन पाए जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात याद रखनी है, जल में घुल जाते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। उसके बाद में आपसे ये पूछ रहे माल्टोज और लैक्टोज अपचाई शर्करा है या अनअपचाई? तो माल्टोज और लैक्टोज दोनों अपचाई शर्करा है, जिसमें भी मुक्त CHO ग्रुप अगर आपको दिख जाए, CHO फ्री है, तो वो अपचाई शर्करा होती है। यानी मुक्त CHO की उपस्थिति क्या दर्शाती है कि अपचाई शर्करा है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं। यानी हमने वो बीटा रूप पढ़ा भी, वो इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ काम आएंगे। बीटा डी ग्लूकोज हमने पढ़े, वो संरचना बना ली और ये संरचना बना ली। तो हमने देखा कि ये तो C1 कार्बन है ये वाला, और ये C4 कार्बन है। यानी C1 और C4 के बीच में एक बंध बन गया है। इस बंध का नाम है ग्लाइकोसाइडी बंध। तो ये ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया C1 और C4 कार्बन के बीच में। तो अगर सेलुलोज कहे तो वो बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां होती है, और जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और ग्लाइकोसाइडी बंध की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो यहाँ पे जो C1 और C4 कार्बन के बीच में जो बंध बन रहा है वो ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या है? ये हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कई सारे अल्फा अमीनो अम्ल मिलते हैं जब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब आपसे पूछ ले प्रोटीन को तोड़ने पे क्या प्राप्त होंगे? तो कई सारे अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। अमीनो अम्ल में क्या होता है? देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक एल्किल ग्रुप है, ये CH है, इसके नीचे तो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो NH2 है ना, इसकी प्रकृति क्षारीय है और COOH की प्रकृति अम्लीय है। तो यही अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी कोई भी एमीन ग्रुप जुड़ जाए, NH ग्रुप, NH2 ग्रुप कैसा है? एमीन ग्रुप है, जिसमें नाइट्रोजन है और साथ में इसके हाइड्रोजन जुड़ गया, ये एमीन ग्रुप कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल के बहुलक है, यानी ऐसी ही कई सारी इकाइयां मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। आपसे पूछ ले पेप्टाइड बंध, ये हाफ ईयरली में पूछा हुआ है पिछली साल। पेप्टाइड बंध क्या होता है? तो जो पेप्टाइड बंध प्रोटीनों के बीच में जो बंध पाए जाते हैं, प्रोटीन के एमिनो अम्ल के अणुओं के बीच में जो बंध पाए जाते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। एक ये सवाल पूछा हुआ है ज्विटर आयन किसे कहते हैं? तो आपने कुछ नहीं किया, ये NH2 है ना, यहां से इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसकी प्रकृति अम्लीय है। अम्लीय इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और इसकी प्रकृति क्षारीय इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो जिसपे माइनस और प्लस चार्ज होते हैं ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। ये ज्विटर आयन का उदाहरण है। इसके बाद में बात करें कि एक ही सवाल पूछा गया था पिछले साल हाफ ईयरली में कि आवश्यक एमिनो अम्ल, ऐसे पूछा था कि लाइसीन बताइए क्या है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल है या नहीं है। तो फिर ये कैसे पता पड़े? तो ये एक ट्रिक है, TT हॉल में VIP, ये आवश्यक एमिनो अम्ल को याद करने की ट्रिक है। T से ट्रिप्टोफैन, T से थ्रियोनिन, S से हिस्टीनिन, A से आर्जिनिन, L से ल्यूसीन और फिर L से लाइसीन, M से मेथियोनिन, V से वेलिन, I से आइसोल्यूसिन और P से फेनिल एलेनिन। ये इसको याद करने की ट्रिक है। अब पूछ ले बताइए लूसीन आवश्यक 4 नाम दे दे और कह दे बताइए आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, ल्यूसीन है या नहीं है? तो उसमें ल्यूसीन ऑप्शन है, तो ल्यूसीन है। ये पूछा हुआ है लाइसीन या ल्यूसीन में से किसी एक में पूछा हुआ था। एक कहते टायरोसिन सबसे पहले कहाँ से मिला था? तो टायरोसिन सबसे पहले पनीर से प्राप्त हुआ था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
तो प्रोटीन की परिभाषा क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड बंध इनमें पाए जाते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल हो व जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक हो, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। आणविक आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेशेदार प्रोटीन और एक होते हैं गोलाकार प्रोटीन। एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि इंसुलिन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो ये गोलाकार प्रोटीन में आता है, ठीक है ना। रेशेदार प्रोटीन जिसकी संरचना रेशे जैसी दिखेगी, गोलाकार प्रोटीन जिसकी कुंडली या गोलाकार दिखेगी। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होते हैं, गोलाकार प्रोटीन जल में विलय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण केराटिन और मायोसिन है और गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण इंसुलिन और एल्बुमिन है। इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल होते हैं। उसके बाद में प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो देखिए एक तो प्राथमिक संरचना, एक द्वितीयक संरचना, एक तृतीयक और एक चतुष्क संरचना भी आती है। तो प्राथमिक संरचना में सीधे ए का मतलब एमिनो अम्ल की श्रृंखलाएं सीधी होती है। द्वितीयक संरचना एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा लहरिया परत संरचना। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्फा हेलिक्स में क्या होती है, कुंडली नुमा संरचना होती है, जैसे सांप नहीं दिख रहा वैसा दिख रहा है ये, और इसके बीच में होता है ये पेप्टाइड बंध। ये मैंने यूं लिख रखा है C+O, ये N और H, ये इस तरीके से पेप्टाइड बंध बने हुए हैं इनके बीच में। और बीटा लहरिया में दो पेप्टाइड संरचनाएं एक दूसरे के समांतर होती है और इसमें कुंडली के रूप में होती है। ये इसकी संरचनाएं हैं और ये इसकी संरचनाएं हैं। तृतीयक में क्या होता है, इसमें एक दूसरे में लिपटी हुई होती है, आप संरचना बना नहीं पाएंगे। इसी तरीके से चतुष्क संरचना होती है, ये इतनी गुंथित संरचनाएं होती है, यो 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 आप पहचान ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, ऐसी संरचनाएं होती है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन विकृतीकरण किसे कहते हैं। प्रोटीन की संरचना में बदलाव होना, यानी भौतिक बदलाव, रासायनिक बदलाव या उसके पीएच में परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड या जो ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड में भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और उनकी संरचना खुल जाती है। इससे प्रोटीन की सक्रियता घट जाती है, इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यानी प्रोटीन की संरचना में बदलाव आना और उसका क्रम बदल जाना, संरचना खुल जाना, इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अगर संरचना खुलेगी तो प्रोटीन की सक्रियता घट जाती है। इसके एग्जाम्पल आपने देखा हुआ होगा, दूध का जमना। दूध किस प्रकार से जमता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, संरचना खुल जाती है, इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण। और एक अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का स्कंदन हो जाता है, यानी इसके अंदर से कुछ लिक्विड टाइप का पदार्थ निकल जाता है, वही प्रोटीन का विकृतीकरण का उदाहरण है। विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना जो होती है वो अप्रभावित रहती है क्योंकि बिल्कुल सीधी होती है। द्वितीयक और तृतीयक में कुंडली भी होती है, पेप्टाइड बंध भी होते हैं, और जो तृतीयक संरचनाएं होती है ना, ये बहुत गुंथित संरचनाएं होती हैं। तो द्वितीयक और तृतीयक तो इससे प्रभावित होती है, पर प्राथमिक संरचना प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रभावित नहीं होती है। एंजाइम क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करें हम उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किस प्रकार का प्रोटीन है, एंजाइम गोलाकार प्रोटीन कहलाता है। माल्टोज C12H22O11, हमने पढ़ा था माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज की इकाइयां होती है। तो किस एंजाइम की उपस्थिति में तोड़े, तो जब माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाए तो वो ग्लूकोज अणु देता है। इसी तरह से विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने करी थी। जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन को ही क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। एक होते हैं वसा में विलय विटामिन और एक होते हैं जल में विलय विटामिन। वसा में को याद करने की ट्रिक है केड़ा,
के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और विटामिन ए। और जो जल में विलय होते हैं वो होते हैं बी और सी। ये जो बी और सी विटामिन होते हैं ये जल में विलय होने के कारण हमारे मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, पर इसमें एक अपवाद विटामिन B12 है जो हमारे शरीर में संचित हो जाता है और विटामिन B12 की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। बस वो एक अपवाद है इसमें, बाकी सब मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विटामिन सी हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद में ये कुछ विटामिन है, इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इससे रात्रि अंधता आ जाती है इसकी कमी हो अगर। विटामिन बी, थायमीन, इससे बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इससे किलोसिस, मुंह व होठों पे दरारें पड़ जाती हैं, वो इस विटामिन B2 की कमी से आती है। इसी तरीके से विटामिन B6, इसका नाम है पीरिडॉक्सिन, मरोड़ पड़ना, इसी के कारण मरोड़ पड़ती हैं। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबाल्टेमिन। ये सवाल पूछा हुआ है कि बताइए विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट। इसके पूरे नाम से पता चल रहा है साइनो कोबाल्ट एमीन, तो इसमें कोबाल्ट धातु होती है। इसकी कमी से आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। और विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों में सूजन, दर्द होना, वो सब विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, इसका नाम पूछा हुआ एग्जाम में, कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है, इससे रिकेट्स या फिर अस्थि विकृता आ जाती है इसमें। और विटामिन ई, इसका नाम टोकोफेरोल है, इससे नपुंसकता आ जाती है। आपके बुक में लिखा हुआ है भूर भेरूपन का बढ़ना, इसका मतलब नपुंसकता आना। और इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। जो विटामिन के है उससे रक्त का थक्का, अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र। ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्रोटीन व जैव अणु से मिलकर बनते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं कि प्रोटीन व जैव अणु से जो मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं उसे ही हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से क्या मिलता है, ये पूछा हुआ सवाल है। पेंटोस शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और एन युक्त विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। डीएनए में क्या होता है, C5H10O4 इसका फॉर्मूला है। इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है, इसमें से एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसे कहते हैं BD2 डीऑक्सीराइबोस, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो ऑक्सीजन निकल जाता है, इसी कारण इसे BD2 डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। और आरएनए की संरचना भी इसी के समान होती है, पर इसमें OH ग्रुप की वही मात्रा रहती है, यानी ऑक्सीजन निकलता नहीं है, इसलिए इसे BD राइबोस भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट सवाल है, ये भी पूछा हुआ है। डीएनए में 4 क्षारक होते हैं और आरएनए में भी 4 क्षारक होते हैं। 3 सेम होते हैं, लास्ट वाले अलग होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में सिर्फ एक अलग होता है, वो होता है यूरेसिल। ये सिर्फ एक अंतर है इसमें। एग्जाम में यही पूछ सकता है कि यूरेसिल किसमें होता है, तो वो आरएनए में होता है, और थाइमिन किसमें होता है, वो डीएनए में होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए संदेशवाहक आरएनए होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है और टीआरएनए अंतरण आरएनए होता है। ये आरएनए के भी कार्य हैं।
इनके प्रकार हैं संदेश वाहक करना, राइबोसोमल का काम करना, अंतरण का काम करना। उसके बाद में ये डीएनए की द्विकुंडली संरचनाएं हैं। बुक में यूं गुंथित रूप में दी हुई है, यूं, है ना। मैंने आसान से आपको समझाने के लिए इस तरीके से बना दिया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। उसके बाद में साइटोसिन और ग्वानिन, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में क्या ले लेना है, ये थाइमीन आगे आ जाएगा, फिर एडेनिन पीछे आ जाएगा, और फिर आपके ग्वानिन आगे ले लीजिए और साइटोसिन पीछे आ जाएगा। और इनके बीच में जो ये पी लिखा हुआ है, ये पेप्टाइड बंध बन रहे हैं, है ना। फास्फेट बंध, फास्फोर डाइएस्टर अम्ल भी कहते हैं, नहीं फास्फेट बंध है जो इनके बीच में बन रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है PO4-3, ये इनके बीच में यूं बनते हैं। तो इसको याद करना कैसे करेंगे, पहले एडेनिन थाइमिन, फिर साइटोसिन ग्वालिन, फिर इसको उल्टा कर दो, फिर इसको ग्वालिन और साइटोसिन को उल्टा कर दो। इस तरीके से ये संरचनाएं चलती जाती हैं, ये द्विकुंडली संरचनाएं होती हैं। वाटसन ने द्विकुंडली संरचनाओं की खोज करी थी। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइडों से बने, जो न्यूक्लियोटाइडों से बनते हैं उनकी श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है। और जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के, पूछा हुआ सवाल है, एक है फ्यूरिन और एक है पिरिमिडीन क्षारक। फ्यूरिन क्षारक में एक तो एडेनिन ग्वानिन आता है, और पिरिमिडीन क्षारक में साइटोसिन थाइमीन और एक है यूरोसिल, ये यूरेसिल आते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है ना। ये एडेनिन ग्वानिन है, ये साइटोसिन थाइमीन और यूरेसिल आ जाते हैं। और जब ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट बंध मिल जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में फास्फेट बंध पाया जाता है। ये कुछ संरचना इसकी, या देखिए कार्बन एक पे ऊपर क्षारक जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये CH2 ग्रुप है और इस पे फास्फेट बंध बन जाता है, यानी ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O और O-। तो ये इस तरीके से इस पे फास्फोरस डाइएस्टर बंध बन जाता है। और यहाँ पे जो कार्बन नंबर सेकंड है, अगर DNA है तो यहाँ पे H जुड़ जाता है, और RNA है तो यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो यहाँ से बस ये फ्यूरिन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में हार्मोन क्या होता है, जो शरीर में संदेश वाहक का कार्य करता है, यानी अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो बनते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं हार्मोन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दो चार बातें और वो करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इंसुलिन और एंडोर्फिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखता है इंसुलिन, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ग्लूकागॉन। तो फिर बताइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सीमित और बढ़ाना, ये दोनों काम कब होंगे, जब कमी हो जाएगी तो इंसुलिन बढ़ाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो कमी करे, और कमी हो जाएगी तो बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन और सीमित करने का काम इंसुलिन करेगा। तो दोनों नियंत्रित करने का काम करेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से अवटुता हो जाती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म, और अधिकता में अति अवटुता हो जाती है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स व गोनेड ग्रंथियों में बनते हैं, अर्थात पुरुषों में तो वर्षण में बनते हैं, स्त्रियों में डिंब ग्रंथियों में या अंडाशय में बनते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय को नियंत्रित करता है। मिनरेलोकॉर्टिकोइड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल व लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। मादा में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि जो मासिक यानी जो पीरियड्स आते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन ये निषेचित अंड के लिए गर्भधारण को उपयुक्त बनाता है। उसके बाद में बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर की बात।
डीएनए गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, आरएनए कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। इसके क्षारक कौन कौन से हैं? एजेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसमें क्षारक है एजेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।